हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक बार वापस से कनेक्टेड एजुकेशन में। तो आज हम वापस एक बार हाजिर हैं फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये एक एनसीईआरटी में जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर जो दिया हुआ है, उसके अंदर बेसिकली दो पार्ट हैं। तो दो पार्ट में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो लिख लेते हैं ना यार, ये है मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा है पार्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने पहले मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ाया है, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ाया है। तो एक्चुअली मैंने ऐसा इसलिए बता दिया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि मैग्नेटिज्म में हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि कई जगह क्या होता है, कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और कई जगह कई एजुकेटर्स, कई टीचर्स ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ाते हैं, कुछ मैग्नेटिक फोर्स पहले पढ़ाते हैं और बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़। तो एनसीईआरटी ने पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया है, तो हम चलो मैग्नेटिक फोर्स से ही शुरुआत करते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को ही पहले पढ़ लेते हैं। तो मैग्नेटिज्म जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी क्लास 12th की फिजिक्स का। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हमने, और उसके बाद में मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। फिर हम उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद में हम अल्टरनेटिंग करंट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ख़त्म करते हैं। तो चल रहे थे, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुका था, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुका था, और उसके बाद में हम पढ़ने आ गए मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी से ही लिंक्ड टॉपिक है ना। पहले क्या होता था कि पहले लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग थी, मैग्नेटिज्म कुछ अलग था। तो उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए, उन्होंने गलती से कुछ डिस्कवरीज कर दी। गलती से डिस्कवरीज से मेरा मतलब है कि हमने जैसे 10th में पढ़ा है ऑयस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट। तो जो ऑयस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने गलती से डिस्कवरी की। गलती से डिस्कवरी से मेरा मतलब है कि वो कर तो कुछ और रहे थे, लेकिन उनसे हो गया कुछ और। तो उनके लैब में, उनकी जो लेबोरेटरी थी, वहाँ पे क्या था, उनकी लेबोरेटरी थी, वहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी हुई थी, जैसे डायरेक्शन देखते हैं ना, वही नीडल रखी हुई थी, कंपास। और वहाँ पे एक करंट वाला तार था, करंट जा रहा था एक तार में। तो उन्होंने देखा कि जब ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है, ये जब करंट कैरिंग वायर के पास में आती है तो वो डिफ्लेक्ट होने लगती है। जो डायरेक्शन वो नॉर्थ शो कर रही थी, एक्चुअली वो अब नॉर्थ नहीं शो कर रही थी। तो ये उन्होंने सोचा यार ये क्या जादू हो गया। तो उन्होंने सोचा कि यार ये मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तभी तो मैग्नेट की जो नीडल है वो डिविएट हुई ना अपने रास्ते से। तो उन्होंने सोचा कि यार करंट के चलने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होती है, करंट कैरिंग वायर की वजह से क्रिएट होती है, किसी चार्ज की वजह से क्रिएट होती है, जब चार्ज चलते हैं तब क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो टॉपिक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स अगर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है ही है, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई चार्ज आ जाता है, ठीक है, अगर कोई चार्ज आ जाता है किसी स्पेशल कंडीशन के साथ में, वो क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगती है वो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स में देखते हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ने के लिए हमको एक चीज़ मैग्नेटिक फील्ड की, जो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की है, वो ये है कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। ये अगर हम पता कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसलिए हम पहले करंट कैरिंग वायर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है ये पता कर लेना चाह रहे थे। तो अगर मैं बोलूं कि कोई करंट कैरिंग वायर था, ठीक है, ये देखो करंट कैरिंग वायर था। अब ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूँ उस चीज़ का, ठीक है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे मान लो इसमें करंट कोई आई चल रहा था, तो ये तो हमको सबको पता है ना, हम इलेक्ट्रोस्टैट्स हम पढ़ के आए कि करंट कैरिंग अगर वायर है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा, तो हम ये तो कह सकते हैं ये क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, इसमें कोई चार्ज तो ऐसे है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का अंदर मूवमेंट ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट मोशन हो रहा है अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन ओवरऑल तो ये जो वायर है, ये वायर का जो पार्ट है, ये लंबा सा वायर था, उसका एक पार्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी कि इसके आसपास जो जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। ये बात तो हमको पहले से क्लियर थी, हमने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद में क्या होता है कि हम यहाँ पे किसी चार्ज को ला के रखते हैं। चलो ये चार्ज Q है, देखो Q, और ये चार्ज जो था रेस्ट पे था। तो जैसा कि एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस चार्ज के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी नहीं, ये चार्ज रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। ये चार्ज रेस्ट पे था, हम तब तक खुश थे। लेकिन अभी हमने क्या किया कि इसी तार के अबाउट में एक वेलोसिटी वाला चार्ज ला के रख दिया। मतलब ये Q चार्ज था, बट इसके पास में वेलोसिटी थी, मतलब मैंने चार्ज को चलाया और यहाँ पे इस रीजन में लाके छोड़ दिया, चलते हुए चार्ज को लाके छोड़ दिया। तो अब एक्सपेक्टेशंस तो हमारी यहाँ ऐसी ही थी ना
कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगी नहीं, ये चार्ज ऐसे जा रहा था ऐसे ही चलता जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा इसके ऊपर, इसके मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही ये रिटार्ड होगा ना ही एक्सेलरेट होगा, जैसे चल रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलता जाएगा। लेकिन जब ये काम हुआ तो एक जादू हो गया। जादू क्या हुआ, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। जादू तो नहीं बोलना चाहिए ना यार हमको फिजिक्स में, क्योंकि रीज़न है उसके पीछे, बट एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या हुई कि ये जो क्यू चार्ज पार्टिकल था ये घूम गया, ये कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसे चला, उसको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन वो चल गया कुछ ऐसे। ये देखो जो डॉटेड लाइन है ना इसके अबाउट चल गया, वो कुछ सर्कुलर मोशन जैसा मोशन यहाँ पे करने लग गया। तो अब यार साइंटिस्ट हैरान परेशान हो गए कि भाई अब क्या करें यार, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है इसके ऊपर जो यहाँ पे काम कर रही है। तो जो फोर्स इसके ऊपर काम कर रही है वो थी एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स थी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल आया, क्यू चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी के साथ आया, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगी और वो ऐसे घूम गया, ठीक है। लेकिन अगर वो रेस्ट पे था तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती थी। तो ये देखो एक बात थी, मैंने बताया कि यहाँ से मैग्नेटिज्म कैसे हिस्टोरिकली जनरेट हुई, कैसे लोगों को नज़र में आया कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, ठीक है। ये एक बात थी। चलो उसके बाद में हम देखते हैं कि यार अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर था, तो इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होती कैसे, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है हमको देखना है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है, तो मैं कुछ बना के लाऊं बड़ा अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने 10th में पढ़ी हुई है। जैसे ये मान लो करंट कैरिंग वायर है, ये रहा करंट कैरिंग वायर। अब इसमें ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो इसकी टेल है ना, तो ये इसका एंड पॉइंट है इस वायर का, समझ सकते हो। और ये इसका हेड है, करंट इधर की तरफ में जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोई प्लेन है, इसमें मार्किंग क्यों है वो मैं बता रहा, लेकिन ये कोई प्लेन है। और ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने ऐसे करंट कैरिंग वायर को डाला, ठीक है। तो ये कोई सरफेस थी मेरी, ये कोई सरफेस थी, ये जो है ना, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये कोई सरफेस थी, प्लेन थी। जैसे बोर्ड था वैसे ये भी कोई सरफेस थी। बोर्ड पे मैं अब अंदर से तो डाल नहीं सकता, तो मैं इसको इसलिए ले आया ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि करंट कैरिंग वायर था और करंट जो है वो इधर की तरफ में आ रहा है, मतलब करंट आप लोगों की तरफ है, मतलब इस प्लेन के बाहर है प्लेन, करंट इस प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन करंट है उधर की तरफ में, ठीक है, कैमरे की तरफ में, या मैं बोलूँ आप लोगों की तरफ में। तो उसकी वजह से कैसी फील्ड क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से देखो कुछ ऐसे फील्ड क्रिएट हो रही है डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये देखो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं, और उनमें जो मार्किंग है ना ये ब्लैक पेन से, उस तरह की डायरेक्शन कुछ क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये देखो, देख सकते हो आप लोग अच्छे से, ठीक। ये देखो, अब चलो अब इसको चलते हैं बोर्ड पे लेके, ठीक है। फील आ गया ना, इसको देख के फील आ गया कि यार करंट कैरिंग अगर वायर है तो उसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ पता कैसे चली साइंटिस्टों को, भाई अब ये तो मैंने आपको बता दिया, आपने विश्वास कर लिया, लेकिन कैसे माने इसको, क्योंकि हम तो फिजिसिस्ट हैं ना, तो हमको बात को प्रूफ चाहिए। तो हुआ क्या यार, कोई करंट कैरिंग वायर था, अब मान लो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोई करंट कैरिंग वायर था, इसको रख दिया। अब ये कोई करंट कैरिंग वायर था, अब ऊपर की तरफ में इसमें करंट है, देखो ऊपर की तरफ में क्या है, करंट जा रहा है, करंट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा था। तो जब साइंटिस्टों ने इस सरफेस पे आयरन फाइलिंग्स डाले, तो उन्होंने देखा कि ये जो आयरन फाइलिंग्स थे कुछ इस तरीके के सर्कुलर, जैसे जो रेड है ना, रेड लाइंस जो हैं इस सर्कुलर पाथ के, सर्कुलर लाइंस के अबाउट अपने आप को अरेंज कर लेती थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, जैसी मैग्नेट के क्रॉस होती है। मैग्नेट जब रहता है उसमें हम आयरन फाइलिंग्स डालते हैं तो कुछ अलाइन हो जाती है ना, वो ऐसे ऐसे करके मैग्नेट डायरेक्शन में, वो तो सबने किया हुआ है वो काम। उस तरह यहाँ करंट कैरिंग वायर के साथ में भी होता था, ठीक है। चलो अब इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर था, अब देखो ये प्लेन के बाहर था, ये इस प्लेन के बाहर आ रहा था वायर, है ना, इस प्लेन के, ये देखो बाहर आ रहा है, ये इस प्लेन के बाहर आ रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा था। तो अब इसको हम बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, प्लेन के बाहर आ रहा है, पीछे से हाथ डाल के तो लाएंगे नहीं कि यार देखो करंट जा रहा है बाहर, ठीक है। तो उसको दिखाने का एक तरीका होता है ना, उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, डॉट मतलब बाहर की तरफ में। डॉट का मतलब क्या है, एक एरो थी, मान लो एक तीर था, ठीक है, जो अर्जुन तीर चलाते थे ना, वही वाला तीर था, ठीक है। तो एक तीर पीछे से आ रहा है आगे की तरफ में, तो उसको क्या दिखेगा हमको सामने से, केवल उसका हम पिन दिखेगा ना, एरो का पॉइंट दिखेगा, जो उसकी धार होगी, पिन पॉइंट होगा वो दिखेगा। इसलिए क्या बोल दिया, अगर प्लेन के बाहर आ रहा है तो क्या है, वो डॉट है। अगर प्लेन के अंदर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस है।
क्योंकि अगर तीर यहाँ से किसी ने चलाया, यहाँ मैंने देखो तीर चला दिया ऐसे करके, अब यहाँ पीछे से मैं देख रहा था तो मुझको क्या देखेगा, पीछे का जो तीर का होता है ना ये चीज़ दिखेगी, देखो ये चीज़ दिखेगी ना, तो इसको हम क्रॉस बोल देते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि एक 3D चीज़ है, मतलब इस प्लेन के अंदर और बाहर, तो उसको हमको इस प्लेन बोर्ड पे दिखाना था, कैसे करेंगे इसलिए था। ठीक है, तो अगर अब देखा जाए कि एक कोई तार है जो कि प्लेन के बाहर आ रहा है, अभी इसको क्रॉस को भूल जाओ, ये तार है जो प्लेन के बाहर आ रहा है, तो अब इसके अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ होती है वो कुछ ऐसे सर्कल सर्कल क्रिएट होती है ना। डायरेक्शन की भी मैंने बात वहां पे भी नहीं बताई थी, तो यहाँ पे बताते हैं, देखो कुछ करके ऐसे कुछ सर्कुलर फील्ड क्रिएट होती है इसके अबाउट। ठीक है, कुछ सर्कुलर फील्ड क्रिएट होती है। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमने क्या किया है, ये काम 10th में किया हुआ है, तो इसके लिए हमारा जो हाथ का मतलब राइट हैंड है, ये बहुत काम की चीज़ होती है हमारे पूरे में। ठीक है, मैग्नेटिज्म चैप्टर पूरा जो है, मैग्नेटिज्म फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस राइट हैंड का बहुत काम आएगा। तो जो लेफ्टी हो ना यार, वो ख्याल रखना क्योंकि उनका पहले लेफ्ट हैंड उठ जाता है। ठीक है, तो राइट हैंड उठाना है हमेशा। ठीक, तो अब क्या है, ये तार है, देखो ये तार कैसा है, कुछ ऐसा तार है वाला, ये वाला कुछ तार ऐसे था, ऐसी तार था ना, इधर की तरफ इसमें करंट जा रहा था, तो अपने हाथ को करंट की डायरेक्शन में ऐसे रख लिया। देखो ये मैंने हाथ अपना अलाइन कैसे कर लिया, करंट की डायरेक्शन में, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में अलाइन किया। ठीक है, तो ये देखो ऐसे था तार, ऐसे था ना तार, मानते हो, इसके ऐसे मैंने क्या किया, अपने हाथ को अलाइन किया थंब को। अब घुमाना है अपनी उंगली को, अब पीछे तो जाएगी नहीं उंगली, देखो और कितना पीछे जाएगी, तो कहाँ आना है, नेचुरली जो कर्ल होता है ना, मुट्ठी बंद करनी है अपनी। अब देखो ऐसे कर्ल हो रहा है, ऐसे कर्ल हो रहा है, कुछ ऐसे करके कर्ल हो रहा है, तो यानी कि ये जो डायरेक्शन आ रहा है ना, ये वाला, ये देखो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अगर यहाँ पे क्लॉक इमेजिन करें, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ना, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो अगर हम सामने से देख रहे हैं, मतलब आप लोग देख रहे हो, यानी इसको मैं सामने से देख रहा हूँ, इसको मैं सामने से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे फील्ड कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, जैसा उंगलियों का कर्ल है वैसी फील्ड दिख रही है। तो बना देते हैं इस फील्ड को ना, ऐसे ही तो दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था ना, ऐसे, तो ये क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, यही तो है, बिल्कुल यही तो था ना। देखो एक बार और देख लो कि यार, सॉरी एक मिनट, ये वायर था, ये ऐसे अलाइन किया, ऐसे रख लिया, देखो अलाइन किया अपने हाथ को, और उसके बाद में कर्ल किया, सिंपली कर्ल करना है, मुट्ठी बंद करनी है। तो देखो डायरेक्शन यही आ रहा है ना, जो डायरेक्शन आ रहा है वही डायरेक्शन बना दिया यहाँ पे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डस्टर कहाँ गया यार, एक मिनट रुकना, चलो अब ये तो ये डायरेक्शन हो गया अगर वायर बाहर आ रहा था। अगर वायर को मैं बोलूं कि अंदर जा रहा है वायर, मतलब क्रॉस है, ये देखो क्रॉस है, ये वायर कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इस गंदा बन गया ना, इस बोर्ड के अंदर जा रहा था वायर, वायर कुछ ऐसा था, वायर कुछ ऐसा था इस बार, ये देखो। अब इस बार आप लोगों को क्या दिख रहा है, इसका, इस एरो का क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है ना, टेल दिख रही है। तो वायर कुछ ऐसे जा रहा था, करंट कुछ ऐसे जा रहा था, तो करंट की डायरेक्शन में अपने उंगलियों को अलाइन किया, अपने हाथ को, अपना देखो थंब कैसे रखा मैंने, करंट की डायरेक्शन में रखा, करंट ऐसे था, उसके बाद में कर्ल किया, ये देखो कर्ल कर रहा हूँ, ये कर्ल, तो किधर आ रहा है डायरेक्शन, कुछ ऐसे करके डायरेक्शन आ रहा है क्लॉकवाइज इस बार, तो बना देते हैं वही, सर्कुलर तो है ही है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ड्राइंग इतनी सुंदर बन नहीं रही है लेकिन ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें बना हुआ है, देखो कितने अच्छे बने सर्कल, तो ये देखो तार था अगर, तो ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो इस बार कैसा डायरेक्शन आ रहा था, इस बार डायरेक्शन आ रहा था, देखो दूसरी पेन से बनाते हैं, ये ब्लैक डायरेक्शन, ये आ रहा था डायरेक्शन। ठीक, ये तो डायरेक्शन आ रहा था, ऐसे अलाइन किया और ऐसे कर्ल किया, तो ये डायरेक्शन आ रहा है, ये देखो ये घूमा ऐसे, ये ऐसे गया और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्शन आ रहा था। तो ये बात तो हम समझ गए कि कैसी डायरेक्शन होती है। अब उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, मतलब अगर ये चार तार रखा हुआ है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तो है, दिख रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कुछ करके है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रही थी सबको। अगर अब मैं बोलूँ कि तार प्लेन में ही है, तार इस बार कैसा है मेरा, प्लेन में ही है, अगर ये तार रहा, देखो ये तार है और ये करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके तार है, तो अब मैंने क्या किया, अपना हाथ को ऐसे रखा, अलाइन किया, देखो अलाइन किया, अब यहाँ से मेरी उंगलियां कहाँ जाना चाहती हैं, मुट्ठी बंद करने के लिए मुझको उंगलियों को अपना अंदर करना पड़ेगा ना, अंदर अंदर जाएगी ना उंगली, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ गई, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ गई,
क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे पूरे में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पूरे में कैसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस आएगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इनफाइनाइट तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वायर के पास में स्ट्रांग रहेगी, दूर जाने पे कमज़ोर हो जाएगी। यही तो है ना, सिंपल सी बात। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी और मुट्ठी को मैं वापस देखो उधर से पीछे से आएगी भी तो, अगर मैं पूरी बंद करूँगा तो वापस आएगी भी तो ना। तो अब मैं बोर्ड के अंदर तो अपना हाथ डाल नहीं सकता, लेकिन फील हो रहा है ना कि यहाँ से बंद होगा, उधर से वापस आएगा, देखो उधर से ऐसे करके वापस आएगा। तो यहाँ पे कैसी डॉट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, डॉट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने क्रिएट कर ली, अब सही था। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया कि अगर तार है तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर इस बार तार मेरा कुछ ऐसे ही है, वर्टिकली है, ये तार है और इस बार करंट लेकिन कुछ ऐसा था, करंट इस बार कुछ ऐसा था, नीचे की तरफ में था, ऐसे करंट जा रहा था। तो अपने थंब को कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, जैसे रखा ना, ऐसे रखेंगे थंब को, अपने रखा ऐसे करके, दिख रहा होगा ना। और इधर से अंदर जाएगा और उधर से वापस आएगा। तो इधर से अंदर जा रहा है, देखो इधर से अंदर जा रहा है, तो इधर कैसी फील्ड है, क्रॉस फील्ड है, और इधर कैसी फील्ड है, डॉट फील्ड है। डॉट फील्ड इधर की तरफ में, क्रॉस फील्ड इधर की तरफ में, कर सकते हो ना। देखो इधर से अंदर जा रहा है, उधर से हाथ वापस आ रहा है। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, और ये बहुत ही काम का रूल है, ठीक, करना है इस तरह। चलो अब तार को इस बार भाई हॉरिजॉन्टल भी ले लेते हैं, तो यही क्यों छूटे। तार को चलो हॉरिजॉन्टल भी करके रख लेते हैं। आई, करंट ऐसे जा रहा था, अपने हाथ को अलाइन करना है, ऐसे अलाइन करेंगे, ये देखो ऐसे अलाइन किया हमने, और इधर से अंदर जाएगा, उधर से बाहर आएगा। इधर से अंदर जा रहा है, देखो नीचे से अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ पे साफ साफ क्रॉस फील्ड दिख रही है, हाँ ठीक है। और यहाँ से डॉट फील्ड दिख रही है, ये डैश नहीं है, डॉट है, ठीक है, समझ जाना। चलो अब ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात। मैग्नेटिक फील्ड की मैंने थोड़ी सी भी बात कर ली है, इतनी बात एनसीईआरटी में भी पहले कर दी थी उन्होंने, तो हमको करनी पड़ी बात। और इसका यूज़ जो आता है मैग्नेटिक फोर्स में आता है। अब हम जो है कायदे से मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ये टॉपिक शुरू हो गए, ओके। तो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है कि यार अगर कोई फील्ड थी, तो मान लो जैसे अभी हमने तार लगा के फील्ड क्रिएट की थी ना, तो अगर मैं बोलता हूँ कि किसी रीजन में, इस रीजन में क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड थी। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का सबको मतलब समझ में आ गया ना, कि फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, बोर्ड को तोड़ के अंदर जा रही है, ठीक है, अंदर की तरफ में फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी। अगर अब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए, चार्ज पार्टिकल अगर कोई आ जाए, देखो ये चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल कोई अगर यहाँ पे आ गया, मान लो ये चार्ज पार्टिकल आ गया, तो इसके ऊपर फोर्स किस हिसाब से लगती है, वो टॉपिक जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो कैसे होती है फोर्स, वो चीज़ चलो देखते हैं। तो ये फील हो गया। अब जो फोर्स होती है वो कितनी होती है, चलो वो बता दे रहे हैं। ये तो 10th में भी पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो कितनी होती है, Q, जो Q क्या है, यहाँ चार्ज है, V क्रॉस B। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। और ये फॉर्मूला डेरिवेशन मत मांगना इसका, डेरिवेशन क्योंकि इसका नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये जो है एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंट से आया कि यार कोई चार्ज को डाला गया, फील्ड की डायरेक्शन कुछ ले ली, वेलोसिटी कुछ कर दी, तो फोर्स का देखा डायरेक्शन कैसे आया, फिर फोर्स का डायरेक्शन कैसे आया, मतलब अलग अलग बार वेलोसिटी अलग अलग की, हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग किया, तो ऐसे आया। चलो अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले के अंदर घुसना तो शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले तो नज़र जाती है इस क्रॉस प्रोडक्ट पे। अभी तक हमको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं दिखा था करने के लिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए नहीं दिखा था, तो लेकिन हमको आता तो है ना क्रॉस प्रोडक्ट करना। हमने किया है क्रॉस प्रोडक्ट, कहाँ पे किया है क्रॉस प्रोडक्ट, पिछले क्लास में किया था ना, 11th क्लास में हम जब टॉर्क पढ़ रहे थे रोटेशनल मैकेनिक्स में, तब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी की थी। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे भी आ रहा है।
तो यहाँ पे क्योंकि v और b का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट से जो जनरेट होती है क्वांटिटी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, और वेक्टर में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया तो रहेगा तो वेक्टर ही ना, इसलिए देखो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो इस तरह की कुछ फोर्स क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगती है किसी पार्टिकल पे। अब इसमें क्यू क्या है, क्यू सबको पता है ना, चार्ज है, और यहाँ कैसे रखना है चार्ज को, विद साइन रखना है। विद साइन से मेरा मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्लस रखना है, यहाँ पे प्लस, केवल मैग्नीट्यूड नहीं रखना, यहाँ पे चार्ज का डायरेक्शन भी रखना है। चार्ज का डायरेक्शन का क्या मतलब है, चार्ज का सेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर है तो नेगेटिव रखना है, यहाँ पे उसको रखना ज़रूरी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वी वेक्टर क्या है, तो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की क्यू की वेलोसिटी है ये। बी क्या है, बी तो भाई मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। उस डायरेक्शन, उस जगह पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो क्वेश्चन में दी जाएगी कि यहाँ पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड थी, या तो निकालने के लिए होगा तो हम बाद में निकालना सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी। अभी क्या होगा स्टार्टिंग में कि मैग्नेटिक फील्ड दे दी जाएगी कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बाहर की तरफ डायरेक्शन के साथ दे दी जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन से मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी, नहीं होगी तो बाद में निकालना सीखेंगे, अभी हमको निकालना नहीं आता है, अभी हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी बस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, अब कुछ नहीं, चलो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम बोलें कि v क्रॉस b को क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ v इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप लिखा जा सकता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है सब चीज़ें। तो q मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर v इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b, इसके बाद में साइन थीटा, और एक आता है ईटा कैप। ईटा कैप याद है ना, जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे तब हमने इस ईटा कैप का भी जिक्र किया था कि यार ईटा कैप क्या होता है, ये डायरेक्शन बताता है, क्योंकि देखो मॉड मॉड और ये तो एक नंबर है, तो ये जो पूरी चीज़ हो गई इस क्रॉस प्रोडक्ट की, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, ठीक है। इसलिए फोर्स जो बनती है वो पूरी डायरेक्शन बनती है। ये फोर्स वेक्टर है, क्योंकि अभी यहाँ पे ईटा कैप लिखा हुआ है इसलिए पूरा वेक्टर है। अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें केवल, वो क्या होगा, क्यू मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। इस बार हमने ईटा कैप नहीं लिखा क्योंकि इस बार केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। थीटा क्या है, वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है ना, वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। और एंगल वेक्टर का कैसे निकालना आता है ये तो हम पिछले 1.5 साल से सीख ही रहे हैं, करते आए, यूज़ करते हैं ना, सही है। चलो तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेना ना कि क्या होता है, क्या कैसे होता है। अब चलो, अब यहाँ से हम निकालते हैं कि बी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। बी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। चलो तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, केवल बी लिख दिया कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड ही है ना, ये तो पता है। तो वो क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये बी आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा क्या है, ये एंगल है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर वी और वेक्टर बी। वेक्टर वी और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, साइन थीटा एंगल है। तो चलो अब इस बी की यूनिट निकालते हैं, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी की यूनिट क्या आएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर, और पर सेकंड तो सेकंड ऊपर चला गया, तो न्यूटन सेकंड पर कूलम्ब मीटर, ये जो यूनिट आई है ये यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। और इसी का जो एक शॉर्ट नाम है वो क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। एसआई यूनिट्स में क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला बोलते हैं। टेस्ला का नाम तो सबने सुना होगा ना यार, टेस्ला का नाम नहीं सुना तो शर्म करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, टेस्ला से एक कहानी याद आ गई, चलो सुनाता हूँ, इसी बात पे याद आ गई तो सोचा सुना देते हैं। तो जो निकोला टेस्ला थे साइंटिस्ट, बहुत ही खास साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए अपनी बहुत ज़्यादा पूरी जान कुर्बान की थी। उन्होंने क्या किया था, जो हमारे घर पे CFL जल रही है ना, इस CFL को जलाना कैसे है, इस लाइट को, इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कैसे करना है, वो उन्होंने डिस्कवर किया था। तो जब टेस्ला पैदा हुए तो जो क्योंकि काफ़ी पहले की बात है, तो उस टाइम जो बच्चे पैदा होते थे, डिलीवरीज होती थी, वो घर पे ही होती थी, कोई हॉस्पिटल ऐसे डेडिकेटेड नहीं होते थे। तो जो नैनी टाइप की होती है ना,
जो मतलब उनको क्या हकीम बोलते हैं ना, हकीम ताई जो भी बोलते हो, तो वो उन्होंने जो जिस टाइम वो पैदा हुए तो उस टाइम पे बहुत तेज़ लाइटनिंग हो रही थी, जिस टाइम पे टेस्ला पैदा हुए। तो जो आंटी थी, मतलब जो डिलीवरी करती हैं, उन्होंने क्या बोला कि यार ये टेस्ला पैदा हुए हैं तो ये अपशगुन की बात है कि जो अभी लाइटनिंग चल रही है बाहर, क्योंकि जिस कंट्री के वो थे तो वहाँ पे ऐसा माना जाता होगा कि यार जो लाइटनिंग है वो एक अपशगुन है। तो ऐसा था, लेकिन उनकी मम्मी ने बोला कि ये बच्चा जो है अंधेरे अंधेरे की वजह से परेशान नहीं होगा, ये लाइट को डिस्कवर करेगा। ये उनकी मम्मी ने बोला था, टेस्ला की मम्मी ने, और ऐसा ही हुआ बाद में। ठीक है, तो बस ऐसा याद आ गया तो बता दिया, बाकी कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। अच्छा, ये कूलम और सेकंड इसको कंबाइन कर सकते हैं ना। कूलम पर सेकंड क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यहाँ पे नीचे एम्पियर लिख दिया जाए, तो न्यूटन, और न्यूटन का एन लिखा है केवल, ठीक, एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये भी क्या आ गया? टेस्ला आ गया, टेस्ला। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि यार देखा होगा ना, जहाँ पे भी साइंटिस्ट का नाम आता है उस यूनिट को कैपिटल से डिनोट करते हैं। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन का एन कैपिटल। अब मीटर किसी के साइंटिस्ट का नाम तो था नहीं, तो मीटर का स्मॉल एम लिखते हैं। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था तो एम्पियर का ए कैपिटल, टेस्ला का टी कैपिटल। ठीक है, इस तरह की एक यूनिट है एसआई यूनिट्स में, टेस्ला नाम होता है इसका। अच्छा, इसकी हम सीजीएस यूनिट की भी तो बात कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो चलो इसको मिटा देते हैं, इतना नोट कर लेना, ठीक। तो सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या होती है? गॉस होती है, वो सॉरी डायन होती है, डायन होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई? कुछ होती होगी यार, कूलम नहीं होती है, जो भी नाम होता है उसका नाम होता होगा, ठीक है। सीजीएस में जो चार्ज की यूनिट होती है। और वेलोसिटी को क्या लिखोगे? सेंटीमीटर पर सेकंड लिखोगे। तो यहाँ से जो यूनिट जनरेट होती है उसका नाम क्या होता है? गॉस होता है, ठीक, गॉस होता है, गॉस। उस ये भी एक साइंटिस्ट थे, गॉस तो सुना ही होगा ना, गॉस लॉ, वही गॉस। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। ये कन्वर्जन याद रखना, डिराइव कर भी सकते हो तुम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसा फिजिकल जो फिजिक्स मेजरमेंट वाला चैप्टर था उसमें जो तरीका होता था ना, उससे डिराइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, सिंपल सी बात है। कई बार क्योंकि गॉस दे देते हैं, क्योंकि टेस्ला जो होती है बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। एक टेस्ला फील्ड लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, इसलिए जो कॉमर्शियली यूज़ होती है यूनिट वो गॉस यूज़ होती है, इसलिए बता दिया, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यूनिट। चलो, ये तो हो गई यार बात मैग्नेटिक फोर्स की, कि फोर्स इसके ऊपर कितनी लगेगी। अब देखो खास बातें कुछ, क्योंकि ये फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर बोला जाए तुमसे कि यार क्यू वी क्रॉस बी को मैंने मिटा दिया, देखो वापस लिख देता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा ईटा कैप। अब इस ईटा कैप का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है ना, तो इसका हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड इनके ये मैग्नीट्यूड निकालने से तो काम चलना नहीं है, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए ईटा कैप का डायरेक्शन निकालना आता होगा? नहीं आता तो मैं चलो बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो इसके जो दो तरीके हैं, एक तरीका होता है वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे वाला करके, मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो अच्छा है भी नहीं, क्योंकि कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम कौन सा तरीका यूज़ करते आए हैं और कौन सा यूज़ करेंगे? अपना वही राइट हैंड, जो हमारे पास राइट हैंड है ना, उसी राइट हैंड का यूज़ हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोनों साल करते हैं। जब हमने टॉर्क निकालना सीखा था तब भी इसी राइट हैंड का यूज़ किया था, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तब भी इसी राइट हैंड का यूज़ कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तब भी इसी राइट हैंड का यूज़ करेंगे, और उसी रूल राइट हैंड थंब रूल का ही यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या होता है कि अगर मुझको इस ईटा कैप का डायरेक्शन निकालना है तो वो ईटा कैप का डायरेक्शन कहाँ होगा? V क्रॉस B के अलॉन्ग होगा। V क्रॉस B का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? तो V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालने के लिए एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि अगर V की तरफ वेलोसिटी, देखो लिख देते हैं, V वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करते हैं? पहले वेक्टर की तरफ उंगली करते हैं, अपनी उंगलियां कहाँ करते हैं? अपनी उंगलियां कहाँ अलाइन करते हैं? पहले वेक्टर की तरफ में। अगर मैं बोलूँ कि यार वेलोसिटी कुछ ऐसे है, वेलोसिटी कुछ ऐसे है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, समझ रहे हो ना, वेलोसिटी कुछ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो अपनी उंगलियां V की तरफ अलाइन किया, ऐसे अलाइन कर लिया, देखो V की तरफ में, V जैसा V है वैसे अपनी उंगलियां V की तरफ में अलाइन किया और B की तरफ में घुमाया। B कहाँ है? अंदर है, अंदर की तरफ में घुमाया, अंदर घुमाया। तो ये जो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ में आ रहा है, ये किसका डायरेक्शन होगा? ईटा कैप का डायरेक्शन होगा, और वही ईटा कैप का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये आसान है ना निकालना। अब मैं क्या बताऊँ, इसको राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है। V की तरफ उंगली करेंगे, B की तरफ घुमाएंगे,
डायरेक्शन हमको देगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, यही तरीका हमेशा यूज़ करना है, कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बाकी अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात है तो उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। और यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि अगर V की तरफ उंगली किया, B की तरफ घुमाया, डायरेक्शन फोर्स की आ गई, लेकिन ये तभी आई है जब चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। अगर चार्ज नेगेटिव होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जो डायरेक्शन तुमने निकाली है ना राइट हैंड थंब रूल से, उसको अपोजिट कर देना। सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ पे V की तरफ में उंगली किया, अब यहाँ पे कौन जा रहा था, मोशन किसका हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का हो रहा था। मान लो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा था। ठीक है, तो V की तरफ में उंगली की, B की तरफ में घुमाई, ऊपर आ रहा है फोर्स, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था, अभी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन था, तो हम डायरेक्शन को पलट देंगे, नीचे कर देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, नीचे की तरफ में लगेगी, ऐसे फोर्स लगेगी। ठीक, चलो ये तो डायरेक्शन निकालना हो गया कि फोर्स की डायरेक्शन निकालते कैसे हैं। अब क्योंकि अब ये फोर्स जीरो कब होगी, ये फोर्स जीरो कब हो सकती है, या तो कोई चार्ज ही ना जाए, मतलब अगर कोई चार्ज गया ही नहीं है उस फील्ड में, तो काहे की फोर्स ही नहीं लगेगी उसके ऊपर। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी रेस्ट पे चार्ज अगर है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है। ठीक है, इसको FB लिख दे क्या, मैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स। FM क्यों नहीं लिखा मैंने, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को क्योंकि B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए FB लिख दिया, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो नाम है बस। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी, यानी रेस्ट चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है। तो याद होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ किया था, ऐसे कारनामा किया था कि यहाँ करंट तो था, और यहाँ पे जब ये चार्ज रखा हुआ था रेस्ट पे, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे जब मोशन वाला चार्ज आया तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगने लगी। मैंने तब कहा था कि ये घूम गया था ऐसे करके। तो यही बात है कि अगर रेस्ट पे चार्ज है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है। अब यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं था कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो थी, बट इसके ऊपर फोर्स नहीं लगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो थी। यहाँ पे इसके पास में वेलोसिटी थी, मैग्नेटिक फील्ड तो थी ही क्योंकि करंट कैरिंग वायर है। इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो ना, देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अंदर की तरफ में। यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थी, अभी निकालना सीखा थोड़ी देर पहले, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, चार्ज भी है, चार्ज के पास वेलोसिटी भी है, तो इसके ऊपर फोर्स लग गई। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं थी तो फोर्स नहीं लगी थी, तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद में बी पे अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल होगी। और ये साइन थीटा क्या एंगल है बिटवीन वी एंड बी, और ये ईटा कैप क्या है, तो डायरेक्शन बताने की चीज़ है भाई, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब साइन थीटा अगर जीरो हो जाए, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाए और बी भी कुछ ऐसा ही हो जाए, दोनों पैरेलल हो जाएं, तो फोर्स लगेगी क्या, बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि साइन थीटा जीरो हो जाएगा ना उस बार। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है ना, अगर हमारा साइन थीटा जीरो हो जाता है, तो अगर दोनों पैरेलल वेक्टर्स आ गए तो फोर्स नहीं लगनी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। अगर एक ऐसा है, एक ऐसा है, 180 डिग्री इस बार एंगल, फोर्स लगेगी क्या, बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, अगर ऐसा है फोर्स लगेगी क्या, हाँ भाई लगेगी, बिल्कुल लगेगी। वेलोसिटी है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लगेगी। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कुछ और। अब क्या करते हैं, अब डायरेक्शन निकालना सीखते हैं थोड़ा सा फोर्स का। चलो डायरेक्शन निकालना सीखते हैं फोर्स का। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर ऐसे था, या रुक जाओ, मैं पहले से तुम लोगों को बता दे रहा हूं कि यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। अब इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल आया जिसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी थी, वेलोसिटी कुछ ऐसी थी, तो बताना है भाई इसके ऊपर फोर्स कैसी लगेगी। ठीक है, कैसे फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ये बताना है। और इस बार मैंने क्या डाला है, चलो अभी प्रोटॉन डाला है मैंने, प्रोटॉन डाला है। ठीक है, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है। तो F हमको क्या पता है कि भाई कितनी होती है, Q V क्रॉस B होती है। यहाँ तो मैं तुमसे केवल डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो वेलोसिटी की तरफ उंगली करो भाई, सब करना यार, साथ में करना। ठीक, वेलोसिटी कैसे थी, ऐसे थी, ऐसे उंगली किया, B की तरफ घुमाया, B अंदर है, अंदर की तरफ घुमाया, तो ऐसे घुमा दिया, डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। यानी इसकी वेलोसिटी तो कुछ ऐसी थी, लेकिन इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगी, कुछ ऐसी आएगी, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के ये फोर्स आएगी। समझ रहे हो बात को, आसान थी ना बात। चलो ये एग्जांपल हो गया।
अब पहले क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिया मान लो, और वेलोसिटी इस बार भी ऐसे ही थी, लेकिन मैंने इस बार इलेक्ट्रॉन डाला। तो इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन देखते ही समझ में आ गया कि डायरेक्शन उल्टी करनी है हमको बाद में। तो v की तरफ उंगली किया, b की तरफ घुमाया, डायरेक्शन ऊपर आ रही थी, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन था पलट के नीचे कर दिया। इसके ऊपर फोर्स कैसी लगेगी भाई? इसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगी। सही है, चलो एक मिनट। अगर मैं बोलूं कि यार कोई तार था ऐसे, तार था, अब इस तार में कुछ करंट चल रहा था और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल आ गया, क्यू नाम था इसका, पॉजिटिव चार्ज था, और ये कुछ ऐसे जा रहा था। बताओ भाई इस पे कैसी फोर्स लगेगी, किधर फोर्स लगेगी? सोचो। तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चलो पता कर लेते हैं ना, पता है ना हमको निकालना कि यार ऐसे है तो ऐसे इसके अलॉन्ग अलाइन किया, अंदर जा रहा है इधर पे, तो मतलब जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे कैसी फील्ड है? क्रॉस फील्ड है। क्रॉस फील्ड है, याद रखना, ठीक, क्रॉस फील्ड है। तो v की तरफ में उंगली करी, b की तरफ में घुमाई, ऊपर की तरफ में फोर्स आ गई, तो इसके ऊपर कैसी फोर्स लगेगी? ऊपर की तरफ में फोर्स लग रही थी। ठीक, सही है ना, आसान है। इस तरह के बहुत सारे केस बन सकते हैं, करते रहना। चलो एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जो तार था वो क्रॉस था, क्रॉस नहीं, इस बार डॉट ले लेते हैं। चलो कुछ डॉट करके, ये था वायर था, ये फील्ड नहीं है, वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट चल रहा है, मतलब कुछ ऐसे करके तार है, वैसे ही ऐसे करके कुछ तार है, ठीक है, ये इसका एरो है और ये कुछ तार है, ऐसे करके तार था। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है -q, ठीक है, -q चार्ज पार्टिकल है। बताना है भाई कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी कैसे, सोचो। चलो बताता हूँ। तो अगर ये वाला तार ऐसे है तो हमने ऐसे रखेंगे, अपने हाथ को ऐसे अलाइन करेंगे और ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते बनाते यहाँ पे हमको पता चलेगा कि एक कंसेंट्रिक सर्कल कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ ऐसे करके फील्ड क्रिएट होगी ना। देखो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऐसा है, ये डायरेक्शन थी फील्ड की। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, जहाँ पे चार्ज है तो वहाँ पे डायरेक्शन कैसी है फील्ड की, इसके टेंजेंशियल ना, ये जो तार है इसके टेंजेंशियल, ये जो सरफेस बनी है इसके टेंजेंशियल। यहाँ पे कुछ बी ऐसे थी, बी कैसे थी, ऐसे कुछ करके थी। अब इस चार्ज की वेलोसिटी देना ही मैं भूल गया। ओके चलो इस चार्ज की वेलोसिटी में कुछ दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब बताओ कैसे फील्ड फोर्स आएगी। तो v की तरफ उंगली किए, v ऐसे किया और b की तरफ घुमाया। अब b तो इधर है ना, तो v की तरफ उंगली किया, अब उधर तो घूमेगा नहीं, ऐसे रख लेते हैं हाथ को। अभी भी v की तरफ उंगली है, b की तरफ घुमा देंगे आसानी से, b की तरफ अब घूम गई ना, देखो ये b की तरफ घूम गई। डायरेक्शन किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, धोखा मत खाना, -q था चार्ज, तो अंदर की तरफ में डायरेक्शन होगा। आ तो रहा था बाहर, देखो v की तरफ उंगली की, b की तरफ घुमाया, बाहर आ रहा था, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज था इसलिए अंदर की तरफ में आएगा। तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, अंदर फोर्स लगेगी। तो पार्टिकल कहाँ भागेगा, अंदर की तरफ भागेगा। अब मैं बना नहीं सकता ना बोर्ड पे, लेकिन समझ गए ना, बाहर अंदर की तरफ आएगा। चलो अब देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब सोच करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्या कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें चार्ज का मोशन कैसा होता है। हाँ, और ये जो फील्ड है ना ये यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज नहीं हो रही है फील्ड, मतलब जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ थी, उतनी कहीं पे भी थी, अब यहाँ पे आगे तक है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। चलो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से क्योंकि अच्छा है ये। यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल था, उसको मैंने ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ दिया अंदर, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक। जब कुछ ना बताया जाए ना तो पॉजिटिव चार्ज है वो, v वेलोसिटी के साथ में छोड़ दिया। तो अभी तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं थी, यहाँ से पार्टिकल को मैंने छोड़ा था, यहाँ से तो चलते 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 आ रहा था, फील्ड यहाँ से शुरू हो गई, देखो जहाँ क्रॉस लगने हैं ना वहाँ से फील्ड शुरू हो गई। मतलब यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचा होगा
उसके पास में आगे की तरफ में वेलोसिटी रही होगी, लेकिन अब इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड आ गई तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, सोचो, डायरेक्शन निकालना सबको आता है। v उधर है, v की तरफ उंगली की, b की तरफ घुमाया, फोर्स लग रही ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऊपर, ऐसे करके फोर्स लगेगी, और इसकी वेलोसिटी थी इधर। अब क्या है, वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर। ऐसा तो कहीं होता था पिछले साल, कहाँ होता था, सर्कुलर मोशन में होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर सर्कुलर मोशन होगा, इसका कुछ सर्कुलर मोशन मिलेगा इसको। तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स ऐसे है, तो ये अपने सेंटर की तरफ में एक्सेलरेट करेगी इसको। तो पार्टिकल के ऊपर कैसे फोर्स लगेगी, ऐसे लगेगी, तो पार्टिकल कुछ ऐसे घूमेगा, ठीक, कुछ ऐसे घूमेगा ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर की थी और इसकी फोर्स सेंटर की तरफ में थी, तो ये कुछ घूमेगा। अब इसकी वेलोसिटी देखो भाई, अब इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, इसकी वेलोसिटी अब ऐसे हो गई ना, देखो पार्टिकल ऐसे घूम गया, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई। लेकिन आप फोर्स देखो, अब v की तरफ उंगली करोगे ऐसे और b की तरफ घुमाओगे तो ये ऐसे आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर। तब अब इसके ऊपर फोर्स भी कैसे लगेगी, इसके परपेंडिकुलर। लो भाई, यहाँ फोर्स लगेगी, अभी भी फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, अभी और घूमेगा ये, तो इस तरह घूमता जाएगा, ये घूमता घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, यहाँ घूमते घूमते पहुँच गया, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर मोशन करते 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 यहाँ पहुँच गया। अभी इसका सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ था, सर्कल इसका कंप्लीट नहीं हुआ था, और इसकी वेलोसिटी अब देखो कुछ ऐसे थी और फील्ड अंदर की तरफ में थी, v की तरफ उंगली करे, अंदर की तरफ में घुमाई, नीचे की तरफ में फोर्स आ रही है। अब इसके ऊपर नीचे की तरफ में फोर्स आ रही थी, मतलब ये और चाहती थी ये फील्ड कि इसको नीचे घुमाए। अभी तो ये और घूमता नीचे, ऐसे वापस घूमता, सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे फील्ड ही खत्म हो गई। फील्ड देखो यहीं तक थी ना, तो अब यहाँ पे फील्ड खत्म हो गई, तो पार्टिकल क्या करेगा, यहीं से ऐसे सीधा निकल जाएगा, क्योंकि अब तो इसको मोड़ने वाला कोई नहीं बचा ना, तो यहाँ से पार्टिकल ऐसे करके सीधा आ जाएगा। तो देखो कितना अच्छा मोशन हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से आया था ऐसे करके, और यहाँ पे उसने यू टर्न लिया और घूम गया वापस। ये देखो, ये है, बहुत सुंदर चीज़ है ये, ठीक। चलो अब माना कि इस पूरे बोर्ड में फील्ड 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 बहुत सारी फील्ड है, चलो इस पूरे बोर्ड में क्रॉस फील्ड थी। अब यहाँ पे मैंने कुछ पार्टिकल को डाला एक, चलो ये पार्टिकल डाला मैंने v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से भाई, v वेलोसिटी कुछ ऐसे करके पार्टिकल को डाला। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, v ऐसे, b ऐसे, ऊपर की तरफ में इसमें फोर्स आएगी, निकालना डायरेक्शन सीख चुके हैं हम फोर्स का, फोर्स आएगी। अब देखो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, क्या होगा, सर्कुलर मोशन जैसी कोई चीज़ होगी। इस बार देखो फील्ड की कोई कमी नहीं थी, पूरे में फील्ड थी, तो पार्टिकल घूमेगा घूमेगा और घूमते 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 पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो ये देखो एक सर्कुलर मोशन हो गया, और ये फील्ड, ये देखो इस फोर्स को एक्सटेंड करेंगे, चलो ये क्रॉस हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है ना, तो इस फोर्स को एक्सटेंड कर दिया, मान लो मैंने, थोड़ा डायग्राम सिमेट्रिक नहीं बना, एक बार डायग्राम अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा और। चलो चलो पूरे में क्रॉस फील्ड थी, ठीक है। अब चलो इस बार फिर भी सही है, ये वेलोसिटी थी इसकी, जब ये छोड़ा था मैंने इसको, तब इसकी कुछ वेलोसिटी थी ऐसे v, इसके ऊपर तब सेंटर की तरफ में फोर्स लगी, जब ये यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ ऐसे, इसके ऊपर अब फोर्स लग रही थी सेंटर की तरफ में कुछ ऐसे, हमेशा सेंटर की तरफ में, ठीक है। वेलोसिटी ऐसे, फोर्स अभी भी सेंटर की तरफ में ऐसे, वेलोसिटी कुछ ऐसे, फोर्स अभी भी सेंटर की तरफ में कुछ ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऐसे, ऐसे करके हमेशा सेंटर की तरफ में फोर्स लग रही थी। ये मान लो सेंटर हो गया इसका, हमेशा सेंटर की तरफ में फोर्स लग रही थी, देखो सेंटर की तरफ में हमेशा फोर्स लगती थी। अब ये जो सेंटर की तरफ फोर्स है, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स है ना जो लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। बात समझ में आ रही है? चलो हटाते हैं, याद रखना इस बात को कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही थी। चलो अब मैं बोलूँगा कि यार ये देखो F जो मैग्नेटिक होती है, देखो मार्कर नहीं चल रहा,
एफ जो मैग्नेटिक होती है वो कितनी होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ कितना है, थीटा 90 डिग्री था ना, देखो वेलोसिटी ऐसे थी, फील्ड ऐसे थी, हमेशा परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन्स में ही थे तो 90 डिग्री होगा, हमेशा ही परपेंडिकुलर ना, क्योंकि फील्ड तो हमेशा अंदर है और वेलोसिटी प्लेन में है, तो 90 डिग्री हो गया ना हमेशा एंगल, तो साइन 91 मिटा देते हैं, तो एफ बी कितनी है, क्यू वी बी के बराबर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए भाई, कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर होती है, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर होती है या एम आर ओमेगा स्क्वायर होती है। फॉर्मूला सबको पता है ना, पिछले साल का है ये, अब ये मत बोलना कि ये पढ़ाओ। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, और मैग्नेटिक फोर्स कितनी आई, क्यू वी बी आई। तो ये देखो दोनों फोर्स सेम ही है ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है, तो एफ बी इक्वल टू एफ सी, ठीक। चलो अब एफ बी कितना है, क्यू वी बी है, और कितना है, एम वी स्क्वायर बाय आर है। तो यहाँ से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कुछ भी निकाल लेंगे हम, यहाँ से आर निकाल लेंगे, एम वी स्क्वायर बाय क्यू वी बी आ गया, वी से एक वी कट गया, आर कितना आ गया, एम वी बाय क्यू बी आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस पार्टिकल का जो मोशन होगा तो वो एक सर्कुलर पाथ में चलेगा, उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, एम वी बाय क्यू बी होगा, एम वी बाय क्यू बी, यानी जितना ज़्यादा मास उतना बड़ा रेडियस, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी जितनी तेज फेंकेंगे उतना ही बड़ा रेडियस बनाएगा। ये तो देखो बात फील भी हो रही है, तेज फेंका तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ज़्यादा अंदर जाएगा, ज़्यादा बड़ा रेडियस बनाएगा। चार्ज कम है तो सही बात है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट कम आएगा तो छोटा रेडियस बनाएगा, छोटा सर्कल बनाएगा। बी कम है तो फिर से छोटा सर्कल बनाएगा। तो आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, एक फॉर्मूला याद रखना, ओके। तो यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं भाई, वेलोसिटी कितनी आएगी, क्यू बी आर बाय एम आएगी, आसान बात है ना। वेलोसिटी के लिए कितनी आएगी, क्यू बी आर बाय एम आएगी, ठीक। ऐसे कुछ चीज़ें थी निकाल ली हमने। चलो अब निकाल लेते हैं एक और चीज़, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, कि एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में, एक पूरा चक्कर काटने में, एक पूरा सरकमफेरेंस काटने में इसको कितना टाइम लगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई आर बाय वेलोसिटी, यही तो होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम पीरियड आएगा। डिस्टेंस कितना, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई आर के बराबर, और अपॉन वी। अब आर की वैल्यू तो हमको पता ही है कितनी होती है, एम वी बाय क्यू बी, वी था इधर, 2 पाई एम बाय क्यू बी आ गया। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई एम बाय क्यू बी आ गया। तो मैं कहता हूं कि इस फॉर्मूले को याद रखना, इस पे हम स्टार लगा दे रहे हैं, और जरूरत पड़े तो इसको डिराइव कर लेना, एक लाइन लगी ना, कितने फॉर्मूले याद करोगे, इसको तुरंत डिराइव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम पीरियड भी आ गया, हमको रेडियस भी पता चल गया, वेलोसिटी तो हमको पता थी ही, हमने उसको रेडियस के फॉर्म में लिख दिया। ये सब आसान आसान बातें थी। चलो बस थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज। तो जब वो वाला केस था कि जब उसमें पूरा सर्कल नहीं बन पाया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, देखो जब कुछ वेलोसिटी उसकी ऐसे थी, यहाँ से चार्ज पार्टिकल जा रहा था और फिर यहाँ से वो घूम गया था ना, फिर यहाँ से वो वापस आ गया था ऐसे करके। तो ये जो सर्कुलर पाथ बना है, ये जिस सर्कल का पार्ट होगा ना, उसका जो रेडियस आएगा, मान लो ये उसका सेंटर बनता, तो रेडियस जो आता वो कितना आता, एम वी बाय क्यू बी के बराबर आता, इसका जो रेडियस आता। अब यहाँ पूरा सर्कल बना नहीं है, लेकिन जो सर्कुलर बनता अगर ये पूरा होता, तो मतलब जिस सर्कल का ये क्या है, पार्ट है ना, सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर बोले या सेगमेंट बोले, जो भी बोले, जिस सर्कल का ये पार्ट है, उस सर्कल का जो पूरा रेडियस बनता वो एम वी बाय क्यू बी बनता, ठीक। चलो ये बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कर क्या लेते हैं, हम दे देते हैं, आप कर लेना। चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास में कि अगर एन इलेक्ट्रॉन is projected vertically downwards with velocity
3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है, और तुमसे हमको मैग्नेटिक फील्ड की तुमको वैल्यू दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दी है 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है, इतनी दे दी है। तो अब बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी और कैसे लगेगी। तो एग्जाम 4 ऑप्शंस भी हैं, 9.8 इंटू 10⁻18 टेस्ला वेस्ट में, ईस्ट में, टेस्ला ईस्ट में, और डी ऑप्शन है, सॉरी ये फोर्स है तो ये न्यूटन वेस्ट में, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हो गए और ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, कुछ गलती लग रही क्वेश्चन में। चलो हाँ, गलती ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है नॉर्थ की तरफ में, नॉर्थ वर्ड्स, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ की तरफ में है। इलेक्ट्रॉन को एक वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है, इतनी वेलोसिटी से, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थवर्ड। अब बताना है कि फोर्स किधर होगी, ठीक। चलो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको करके आना, और क्वेश्चन हम करेंगे। चलो ख़त्म करते हैं, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। और बाकी आप लोग चैनल को यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। शेयर नहीं करते हो आप लोग, मतलब क्योंकि स्प्रेड काफ़ी कम हो रहा है वीडियो, और थोड़े से व्यूज़ बढ़ने चाहिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे, सब तक ये वीडियो पहुँचे, हर कोई देखे कि यार कुछ यहाँ पे ऐसा चल रहा है, तो उसको सपोर्ट करो, ठीक है। चलो, और बाकी कमेंट करते रहना, जो दिक्कत है बता सकते हो आप उनको। और बाकी इंस्टाग्राम हैंडल सही है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप चाहो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, चलो फिर मिलते हैं कभी और, बाय बाय।